ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट जो है वो हमारा जा रहा है इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जी, हमारा वर्टिकल डायरेक्शन पे है। कन्वेयर बेल्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एंड जो कन्वेयर बेल्ट का मोशन का डायरेक्शन है टेक इट एज एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड नाउ मैंने यहां पर एक डिस्क फेंक दिया। जो डिस्क जो है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग, यानी जो कन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। जो ब्लॉक और हमारा कन्वेयर बेल्ट है दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है मेरा 0.5। ठीक है, देन वी हैव टू प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ द डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड बेल्ट, द मिनिमम विड्थ ऑफ द बेल्ट सच दैट द डिस्क नेवर फॉल्स ऑफ इट, एंड लास्ट द मिनिमम स्पीड ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चंस जो है वो हमें पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द फ्रेम ऑफ कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम पे चले जाते हैं और कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम पे अगर हम चले जाएंगे तो डिस्क के पास ऑब्वियस सी बात है दो हमारे पास वेलोसिटी होंगे, एक इस डायरेक्शन में 3 और एक इस डायरेक्शन में 4। तो जो हमारा नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो अगर हम देखें तो दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। और मैं इसको y डायरेक्शन के साथ कुछ फाई एंगल पे फेंका जहां पर tan phi इज सिंपली इक्वल्स टू 3/4, यानी 5 विल बी 37 डिग्री। ये है हमारा। तो कन्वेयर बेल्ट जो है वो तो हमारा स्टेशनरी है, यानी सरफेस हमारा स्टेशनरी बन चुका है। इसको मैंने इस डायरेक्शन पे फेंका तो फ्रिक्शन जो है वो तो डेफिनेटली हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा एंड द नेचर ऑफ द फ्रिक्शन विल बी सिंपली काइनेटिक। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, राइट। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा? म्यू के इंटू एन, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू के इंटू एम जी। यहां पे तो म्यू एस और म्यू के को इक्वल दे रखा है, दैट विल बी इक्वल्स टू 5m। सो जो हमारा रिटार्डेशन होगा इस डायरेक्शन पे, अगर मैं ए बोलता हूं तो ए विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5m डिवाइडेड बाई m, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू बी द रिटार्डेशन। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन वो दोनों हमारा पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है, with respect to belt, the disk will move in a straight line. ठीक है, the disk will move in a straight line। ये बात को हम समझ ले पहले। जो हमारा इसका रिटार्डेशन है वो डायरेक्शन तो हमारा फिक्स हो चुका है। तो अब जो है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें देखना है जो व्हाट विल बी द मोशन। तो अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसके पास दो चीज है। एक तो हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, और जो मेरा रिटार्डेशन है वो मेरे इस डायरेक्शन में है जो कि फिक्स है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जहां पर ये वर्टिकल के साथ हमारा 37 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं ध्यान दूं
तो v इनिशियल को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, लाइक दिस एंड दिस। ये वाला एंगल जो है दिस विल बी 37 अगेन। सो यहां पर इस डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी आएगा दैट विल बी v cos 37, सॉरी cos 37 is nothing but 4/5, so this will be 16/5 और इस डायरेक्शन के अलोंग इसका वेलोसिटी होगा। सो ट्राई टू रियलाइज, यहां पर पोजीशन हमारा एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह आ चुका है। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ सिमिलैरिटी के बाद समझो। मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स है, केवल y कंपोनेंट के अलोंग जो है मेरा एक्सीलरेशन है। तो अगर मैं x और y को थोड़ा सा टिल्टेड ले लूं, खैर पाथ जो है वो देखने के लिए तो हमारा एक्सिस का नेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो हमारा कर्व बनेगा उसका नेचर तो चॉइस ऑफ एक्सिस से इंडिपेंडेंट है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं पाथ विल बी अ पैराबोला। पाथ जो होगा दैट विल बी अ सिंपल पैराबोला। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड द मोशन विल बी पैराबोलिक and with respect to belt it will move in a straight line। ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ स्टॉप क्या होगा? लेट टाइम ऑफ स्टॉप इज इक्वल्स टू टी नॉट। तो टाइम ऑफ स्टॉप हमारे पास अगर टी नॉट है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 will be equal, sorry, final velocity हमारे पास 0 होना चाहिए। So 0 will be simply equals to 5 minus 5 t naught. So t naught will be equals to 1 second। 1 सेकेंड बाद ये पार्टिकल जो है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 3 मीटर पर सेकेंड से चलेगा टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, वो तो ऑब्वियस बात है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा एस नॉट दैट विल बी 5 into 1 minus half into 5 into 1 square, so that will simply come out to be equals to 2.5 meter। ठीक है, तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट के बारे में समझूं पूरा चीज को, ये है मेरा बेल्ट का विड्थ L और जस्ट गिरने से बचने के लिए ये वाला पार्टिकल जो कि हमारा 37 डिग्री से मूव कर रहा है, वो जस्ट बचने के लिए एकदम हमारा बेल्ट के एंड पर आ जाना चाहिए। तो यहां पे जाके वो जस्ट स्टॉप होना चाहिए एंड ट्राई टू रियलाइज दिस डिस्टेंस इज सिंपली इक्वल्स टू 2.5 मीटर। तो जो हमारा L का मिनिमम विड्थ होना चाहिए दैट विल बी 25 cos 37 डिग्री एंड 2.5, so that will simply come out to be equals to 2 meter। तो मिनिमम विड्थ जो होना चाहिए दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 मीटर। इस बात को हम पहले समझ ले। नाउ द लास्ट पार्ट, the minimum velocity of a disk with respect to ground। ठीक है, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट तो मिनिमम वेलोसिटी की कोई बात ही नहीं है, वो तो हमेशा ही हमारा 0 है। जब ये फाइनल स्टॉप होगा वो बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। सो एट जनरल टाइम t, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट हमारा इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और उसका स्पीड है मान लो v, और v का जो वैल्यू होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 minus 5t। ठीक है, और बेल्ट का खुद का इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है 3, that is with respect to the ground, that is simply with respect to the ground। ठीक है, और यहां पर जो हमारा एंगल है वर्टिकल के साथ,
ये वर्टिकल के साथ एंगल जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 37 डिग्री। ये है हमारा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका नेट वेलोसिटी, वो हम निकाल लेंगे। अच्छा, अगर हम थोड़ा गौर से ध्यान दें, ये 3 को हम 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। एंड जहां पर ये वाला जो डायरेक्शन, ये वाला जो एंगल है दैट विल बी अगेन 37 डिग्री। सो इस डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी सिंपली v sin 37, तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 9/5। और ये वाला जो आएगा दैट विल बी सिंपली v cos 37, दैट विल बी 12/5। तो इसका जो हमारा नेट स्पीड आएगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो नेट स्पीड आएगा दैट विल बी v परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस v पैरेलल स्क्वायर। यानी इसको मैंने v पैरेलल डायरेक्शन पे बोल रहा हूं, ये हमारा v परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे बोल रहा हूं। ध्यान दो, जहां पर ये वाला चीज जो है वो तो हमारा 12/5 का कांस्टेंट वैल्यू रखता है। हाँ, ये वाला क्वांटिटी जो है वो डेफिनेटली हमारा फर्क डालेगा, वो डेफिनेटली हमारा फर्क डालेगा। दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा मिनिमाइज तभी होता है जब हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, जो v पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 0, यानी 5 minus 5t दैट इज इक्वल्स टू 9/5। ठीक है, और कब होता है वो एक बार देख लेते हैं। क्या अगर देखो वो टाइम 1 सेकेंड से ज्यादा आता है फिर तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि सिंपल सी बात है ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर जो t हमारे पास आता है दैट विल बी 1 minus 9/25, 16/25। ठीक है, तो दैट विल बी 0.64 सेकेंड। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 0.64 सेकेंड, जो कि 1 सेकेंड से हमारा कम आया है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ v ग्राउंड जो आएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मिनिमम वेलोसिटी आएगा दैट विल बी 12/5, दैट विल बी 2.4 मीटर पर सेकेंड। So that is the minimum velocity of the minimum speed of the disk with respect to the ground. With respect to the conveyor belt, it is definitely 0. तब finally वो conveyor belt के respect में static position पर आ जाएगा, यानी conveyor velocity conveyor belt के साथ ही वो हमारा move करने वाला है। So that is the analysis, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। अगर in general तुम यहां पर एंगल लेके पूरा का पूरा हम रूट वर्क निकालते और फिर डिफरेंशिएट करते, वो थोड़ा लंबा पड़ता। सिंपली जो ये वाले वेलोसिटी है उसको 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो। ये वाला कंपोनेंट जहां पर आपस में नलिफाई होगा तभी हमारा वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिनिमाइज होने वाला है, एंड दैट विल बी द सिंपली परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट विल बी 12/5 यानी 2.4 मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक ट्रेन है जो इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड से राइट जा रहा था। ट्रेन के सामने स्टेशन आ रहा है, तो ट्रेन जो है वो रिटार्ड कर रहा है विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, तो मुझे ट्रेन से उतरना था, तो मैंने क्या किया, मेरा जो सूटकेस था उसको मैंने ट्रेन के जो हमारा बेसिकली ट्रेन का सरफेस होता है उसके ऊपर मैंने रखा। जो हमारा ट्रेन का सरफेस था वो बेसिकली थोड़ा सा स्लिपरी था, जिस कारण पे वो थोड़ा सा सूटकेस जो है वो स्लाइड करते हुए आगे निकल गया। मैंने देखा जो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन सूटकेस जो है वो 12 मीटर ट्रैवल करने के बाद जाके हमारा रुका है। तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हमें निकालना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
द सूटकेस स्टॉप्ड आफ्टर द ट्रेन स्टॉप्ड, पहला। V relative of suitcase with respect to train decreases continuously, and V relative of suitcase with respect to train first increases and then decreases, and the value of mu is approximately 0.135 meter per second. अच्छा, सबसे पहले तो ये 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 36 into 1000 divided by 3600। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो मेरा 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। अच्छा, तो सिनेरियो क्या है? मैं एक मोटे मोटे तौर पे स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर ले रहा हूं। इनिशियली इसका वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, और इसका जो, क्योंकि ये ट्रेन का ही तो पार्ट था, तो ये भी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था। और ये वाला जो है वो मेरे पास एक कांस्टेंट रिटार्डेशन ए से इस तरफ मूव कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, देखो पहला ऑप्शन ये था जो ऊपर वाला इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड ही ना करे, बट वो तो है ही नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है जो ये 12 मीटर स्लाइड जो है वो तो हमारा किया है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज काइनेटिक। ठीक है। Friction acting between them is definitely going to be kinetic. Right. अच्छा, ध्यान देना, ट्रेन ये वाले फ्रिक्शन लगने पर ट्रेन के रिटार्डेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का मास इतना इनॉर्मस है। इस फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा जो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन में बदलाव आएगा, जिसको हम प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकते हैं। ध्यान देना, ट्रेन जो है वो हमारा धीरे हो रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक जो चाहता वो 10 मीटर पर सेकेंड पे मेंटेन करना चाहता, तो ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है वो इस ब्लॉक को वेलोसिटी को कम करवाने का ट्राई करेगा। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो डेफिनेटली हमारा बैकवर्ड लगेगा। अगर हम ध्यान दें, सो डेफिनेटली यहां पर जो हमारे पास इसका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F, दैट इज इक्वल्स टू म्यू mg, वो हमारा डेफिनेटली बैकवर्ड डायरेक्शन पर लगने वाला है। ठीक है। और जिस कारण पे हमारा इसका पीछे के डायरेक्शन में एक A1 क्रिएट हो रहा है, दैट विल बी म्यू g। And try to realize this will be definitely 2 meter per second square. Otherwise, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो हमारा कांस्टेंट लगेगा। अब अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा होता तो फिर सवाल ये उठता जो काइनेटिक लगा है क्यों, फिर तो स्टैटिक होता, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट है जो ये वाला सूटकेस को भी रिटार्ड करने के लिए काफी हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात है। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, यहां पर डायरेक्टली हम ए रिलेटिव अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द रीजन बीइंग, क्योंकि ट्रेन पहले स्टॉप हो जाएगा, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि सेम है, और इसका जो रिटार्डेशन है वो डेफिनेटली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम है। तो इसका जो ट्रेन स्टॉप होने के बाद भी इसका एक इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो हमारा डेफिनेटली बच जाएगा। तो ये ए स्टेटमेंट तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, द सूटकेस हैज डेफिनेटली स्टॉप्ड आफ्टर द ट्रेन हैज स्टॉप्ड, क्योंकि सूटकेस का रिटार्डेशन डेफिनेटली ट्रेन का रिटार्डेशन से कम है, और ट्रेन का रिटार्डेशन से कम होने के कारण हम एक चीज तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, जो इसका स्टॉपिंग टाइम
डेफिनेटली ट्रेन का स्टॉपिंग टाइम से ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा ट्रेन स्टॉप कब होगा? ट्रेन स्टॉप्स एट t इक्वल्स टू t नॉट। तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, 10 माइनस 2 t नॉट विल बी 0, तो t नॉट विल बी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो हमारा जो जितने टाइम पे जो हमारा t नॉट होगा दैट विल बी 5 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, टिल फॉर t लेस देन और इक्वल्स टू 5 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन जो होगा वो होगा 10 माइनस 2t मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सूटकेस होगा वो होगा 10 माइनस म्यू जी टी मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा जो सूटकेस है उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो vs माइनस vt जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली 2 माइनस म्यू जी इंटू टी मीटर पर सेकेंड, और ये वाला क्वांटिटी हमारा पॉजिटिव है, तो एज t इंक्रीजेस v रिलेटिव जो हमारा रिलेटिव स्पीड है वो भी तो हमारा पहले इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दिस रीचेस मैक्सिमा एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, बट 5 सेकेंड बाद हमारा ट्रेन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जो है, ध्यान देना, आफ्टर ट्रेन स्टॉप्स अब वो तो मेरा ग्राउंड फ्रेम बन चुका है। सूटकेस नाउ रिटार्ड्स, तो v रिलेटिव जो होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा टू 0 फाइनली, जहां पे जाके वो सूटकेस हमारा वापस स्टॉप हो जाएगा। जो हमारा वापस सूटकेस जो है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। फाइनली v रिलेटिव जो है वो हमारा डिक्रीज करता रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन बी हम डायरेक्टली देख चुके हैं वो गलत है, और ऑप्शन सी जो है वो डेफिनेटली हमारा सही है। ठीक है, v रिलेटिव जो है वो 0 से 0 गया है, इनिशियली भी 0 है, फाइनली भी 0 है, तो बीच में कोई एक जगह पर मैक्सिमा डेफिनेटली आया है। नाउ लास्ट में जो अब हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए हम म्यू का वैल्यू जो है वो निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ध्यान देना, जो हमारा a रिलेटिव है that will be simply equals to 2 minus mu g। ये रिटार्डेशन है बाय द वे, जो हमारा रिटार्डेशन होगा इसका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे देख लेते हैं नॉर्मली, 2 माइनस म्यू जी, और ये जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, इन द फॉरवर्ड t लेस देन और इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक, एंड फिर जो है वहां पर तो केवल और केवल म्यू जी लगेगा जो हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा, दैट विल बी t ग्रेटर देन 5 सेकेंड। ठीक है, v रिलेटिव का इनिशियल वैल्यू जो है
that will be equals to 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एस रिलेटिव कितना होगा? अच्छा, पहले पार्ट में जो रिलेटिव हमारा सेपरेशन होगा, ये जितना आगे जाएगा वो कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ इंटू 2 माइनस म्यू जी इंटू 25। ये इतना हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, और यहां पर जो उसने वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा v1 रिलेटिव, वो कर लेगा 2 माइनस म्यू जी इंटू 5 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिलेटिव फ्रेम में हम बात कर रहे हैं। अब जब सेकेंड पार्ट के लिए आएगा, जो हमारा S2 रिलेटिव होगा, यहां पर इतना वेलोसिटी को वो खत्म करने का ट्राई करेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी को उसको 0 करना पड़ेगा विद अ रिटार्डेशन ऑफ म्यू जी। तो सिंपली हम लिख सकते हैं या नहीं, 2 माइनस म्यू जी का होल स्क्वायर इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट इज द सेकेंड पार्ट, जब ट्रेन स्टॉप हो चुका है उसके बाद। सो इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू जो हमें दिया हुआ है 12 विल बी 25 बाई 2 माइनस म्यू जी प्लस 25 बाई 2 माइनस म्यू जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू जी। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा दिया हुआ था। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू कंप्यूट। नाउ ये वाला क्वेश्चन जो है वो तो हमारा सिंपली एक मैथमेटिकल क्वेश्चन बन चुका है। सो व्हाट आई कैन राइट इज 24 by 25 0.96, that is equals to 2 minus mu g plus 2 minus mu g का whole square divided by mu g. That is the equation that we are going to get. And now we have to solve for mu. ठीक है, अब एक गंदा सा क्वाड्रेटिक बनेगा जिससे बचने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। म्यू जी से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो 9.6 म्यू। ठीक है, सो दैट विल बी 10 म्यू, 2 माइनस 10 म्यू प्लस 2 माइनस 10 म्यू का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 100 म्यू स्क्वायर माइनस यहां पर 100 म्यू स्क्वायर माइनस 40 म्यू। अब कैलकुलेशन मिस्टेक बस ना हो जाए, वही दुआ मांग रहा हूं मैं। प्लस 20 म्यू माइनस 100 म्यू स्क्वायर। चलो एक खुशखबरी है हमारे पास, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक नहीं बनने वाला है, हमारे पास एक सिंपली लीनियर टर्म बनने वाला है। एंड 100 म्यू स्क्वायर इज गॉन, तो मेरे पास जो आ जाएगा दिस विल बी 20 माइनस 20, तो 29.6 म्यू विल बी इक्वल्स टू 4 बाई 29.6। एक बार 30 मान के देख लो क्या आता है। 4 बाई 30 कितना आ जाएगा? 2 बाई 15। ठीक है, 2 बाई 15 जो होगा वो आ जाएगा मेरे पास लगभग 0.13। हाँ, तो ठीक ही आ रहा है, यानी लगभग ये 0.135 ही आएगा। एक बार कंप्यूट करके देख लो, क्योंकि 30 करके देख लिया मैंने, वो 0.135 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है म्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0.135। ये हम लोगों को लास्ट पॉइंट का एनालिसिस से आया है। ये जो ए रिलेटिव है उस पर ध्यान देना, 2 पार्ट पे हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ट्रेन बंद होने के पहले और ट्रेन बंद होने के बाद। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक चौक है जिसका इनिशियल मास है m0, और उसको मैंने एक रफ सरफेस के ऊपर छोड़ा जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u।
The mass it decreases at a constant rate of r per unit distance traveled. तो सवाल यहां पर यह है, जो चौक का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पढ़ते ही यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, ध्यान देना। टू पॉसिबिलिटीज, पहला जो है स्टॉप्स, सॉरी फिनिशेस बिफोर स्टॉप्स, क्योंकि चौक का मास जो है वो कम होते जा रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो स्टॉप होने के पहले ही वो खत्म ही हो जाए। ठीक है, वो एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है स्टॉप्स बिफोर फिनिशेस। तो ये इसको मैं बोल दे रहा हूं पॉसिबिलिटी 1 और इसको मैं बोल दे रहा हूं पॉसिबिलिटी 2। अच्छा, P1 इज वेरी 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 सिंपल। P1 को लेकर तो हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रुका कभी था ही नहीं, पहले ही वो खत्म हो चुका है। पर यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल आर खत्म होता है, तो मान लो अगर हम बोलते हैं जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू एस नॉट, तो एम नॉट विल बी इक्वल्स टू आर इंटू एस नॉट। तो एस नॉट विल बी इक्वल्स टू एम नॉट बाई आर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर स्टॉप, स्टॉप तो कभी होगा ही नहीं, पर उससे पहले वो खत्म हो जाएगा। और पहला पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल सिंपल है, इट कैन बी सिंपली रिटन एज एम नॉट बाई आर। द मोर इंटरेस्टिंग केस इज डेफिनेटली द सेकेंड पॉसिबिलिटी, जहां पे ये स्टॉप होता है बिफोर इट फिनिशेस। तो इनिशियली मान लो मैंने यहां से छोड़ा हूं, ठीक है, और यहां पर उसका मास जो था वो था मेरा एम नॉट। जब कोई भी एक जनरल डिस्टेंस एस पर ये आ चुका है तो उसका मास बन चुका है एम, और वहां पर उसका जो हमारा स्पीड है दैट स्पीड इज सपोज वी। तो ऑब्वियस बात है इसके पीछे के डायरेक्शन पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट विल बी म्यू एम जी, जहां पे m का वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं m नॉट माइनस आर एस। m का वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं m नॉट माइनस आर एस, जिस कारण पे ये वाले का एक रिटार्डेशन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन पे, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू जी। सो एज s इंक्रीजेस द वेलोसिटी डेफिनेटली डिक्रीजेस, तो हम लिख सकते हैं v dv बाई ds, v dv बाई ds that will be simply equals to minus mu g. एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, pretty simple. इंटीग्रल v dv minus mu g integral ds. Initially the speed was u, finally it was 0. It is 0 when it is s naught. तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा that will be u square by 2, और यहां पर आ जाएगा mu g s naught, तो s naught आ जाएगा u square by 2 mu g। तो सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, दोनों पॉसिबिलिटी को देखते हुए हम लिख सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी मिनिमम ऑफ एम नॉट बाई आर कॉमा यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी।
दोनों में से जो छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग जो पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में हमारी बात होगी। m0/r और u²/2 μg, दोनों में से जो छोटा होगा दैट इज गोइंग टू बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस। दोनों पॉसिबिलिटीज क्या है समझ में आ गया होगा। जो पहले रुक रहा है या पहले हमारा चौक जो है वो हमारा खत्म हो रहा है। ओके दोस्तों, क्या बोला है? मेरे पास एक रफ सरफेस है जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 0.3। उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास 5 kg जो t = 0 पे मूव कर रहा था टुवर्ड्स ईस्ट 8 मीटर पर सेकेंड। ये t = 0 का सिनेरियो है। Now t = 0 पर with addition to the frictional force, एक फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू ft 5t न्यूटन, वो भी हमारा वेस्ट की तरफ लगना चालू हो रहा है at t = 0। Then we have to draw the force versus time and acceleration, force मतलब friction force versus time and the acceleration of the block versus time graph। ठीक है, अच्छा तो ध्यान दो, अगर मैं बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, इसका इनिशियल स्लाइडिंग जो हो रही है वो टुवर्ड्स से राइट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक फोर्स तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी और एक हमारा लेफ्टवर्ड एफ लगने वाली है, जहां पर एफ के की जो वैल्यू है दैट इज 0.3 into 5 into 10 that is equals to 15 Newton। तो ऑब्वियस बात है इस कारण पे इसका एक रिटार्डेशन क्रिएट होगी A। एंड अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो 5A will be simply equals to 15 plus 5t, तो इसका रिटार्डेशन विल बी सिंपली 3 + t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑब्वियस बात है एक पॉइंट पे ये स्टॉप होगा। नाउ लेट इट स्टॉप्स एट t = t0। t = t0 पर ये मान लो हमारा स्टॉप कर जाता है, तो मैं डेफिनेटली एक चीज लिख सकता हूं जो 3 + t, a जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं dv विल बी इक्वल्स टू a dt, और a का क्योंकि a रिटार्डेशन है तो ऑब्वियसली एक माइनस साइन हमें आगे लगाना पड़ेगा, तो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी 8 that is minus integral 3 + t into dt, that will be from 0 to t0। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास? t0² / 2 plus 3t0 that is equals to 8, तो t0² + 6t0 - 16 that will be equals to 0। ये वाला टाइम पे जाके वो पार्टिकल जो है वो हमारा स्टॉप होने वाला है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज कर ले, ठीक है? तो आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर। t0 का वैल्यू निकालने के लिए मैं सिद्धाराचार्य अप्लाई कर देता हूं, तो t0 विल बी -6, इट कैनॉट बी नेगेटिव, सो 36 + 64, वैसे मैं पागलपन किया हूं, बाय 2, ये 10 हो गया, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये पार्टिकल जो है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। S16 को डायरेक्ट फैक्टराइज भी कर सकता था, खैर भाड़ में जाए, मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता। तो t0 जो है वो मेरा 2 सेकेंड पे स्टॉप हो जाएगा। तो टिल t = 2 सेकेंड हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा 15 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, और
जो हमारा एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी 3 + t टुवर्ड्स लेफ्ट। ये दोनों बात तो सबसे पहले हम समझ लें, ठीक है। नाउ आफ्टर it stops, static friction comes into play। अब जो है वो यहां पर मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारा लगना चालू हो जाएगा। म्यू एस और म्यू के जो है वो अलग नहीं दे रखा, वी आर लकी रिगार्डिंग दैट। लकी मतलब क्या, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर हमारा फोर्स लग रहा है F = 5t। इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, स्लिपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स वेस्ट है, तो अब फ्रिक्शन हमारा बदल जाएगा F पर, जो कि हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 15 न्यूटन होने वाला है। और ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो t = 2 सेकेंड पर हुआ है, तो F इनिशियल की जो वैल्यू है वो है हमारा 10 न्यूटन। नाउ ये अब वापस कब स्लाइड करेगा? स्लाइड्स अगेन व्हेन 5t is equals to 15, t1 बोल दो, तो t1 = 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे वापस स्लाइड करेगा, उसके पहले हमारा स्टेशनरी रहेगा। तो अगर हमारा t लाई करता है बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में अगर हमारा लाई करेगा, 2 पे मैंने ओपन इंटरवल बनाया हूं, तो फ्रिक्शन विल बी सिंपली 5t न्यूटन टुवर्ड्स राइट, एंड ए जो है वो तो डेफिनेटली हमारा 0 है, ठीक है। तो फॉर t greater than 3 second, it again slides to left, यानी वेस्ट के डायरेक्शन पे ये वापस हमारा स्लाइड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो अब हमारा काइनेटिक बन जाएगा, और वो तो अब जिंदगी भर के लिए 15 न्यूटन बन चुका है टुवर्ड्स राइट। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू में अब कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सिंपली हमारा 15 न्यूटन जो है वो हमारा टुवर्ड्स राइट लगने वाला है। और एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी सिंपली 5t - 15 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी t - 3 in the leftward direction, that is going to be the acceleration with respect to time। तो अगर मैं फ्रिक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूं, फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस टाइम, ठीक है, तो क्या आएगा? अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए मैंने लेफ्टवर्ड को पॉजिटिव लिया हूं, लेफ्टवर्ड फ्रिक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया हूं। तो इनिशियली पहले 2 सेकेंड तक तो फ्रिक्शन हमारा कितना रह जाएगा? पहले 2 सेकेंड में जब तक स्टॉप नहीं होगा तो फ्रिक्शन तो हमेशा 15 न्यूटन हो जाएगा। दो सेकेंड पे जैसे ही स्टॉप होगा तुरंत फ्रिक्शन अपना रूप रंग बदल लेगा, और फ्रिक्शन जो बन जाएगा वो मेरा बन जाएगा 5t, और ये मेरा राइट की तरफ है तो यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें 2 सेकेंड पे ये स्टार्ट होगा -10 न्यूटन से, और
यहां पर हमारा ओपन इंटरवल बना दो। 3 सेकेंड तक ये हमारा धीरे 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 3 सेकेंड पर ये हमारा -15 न्यूटन का वैल्यू को अटेन करेगा। एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट बिकम्स अगेन कंटिन्यूअस एट 15 न्यूटन। It again becomes continuous at 15 Newton. Regarding acceleration, A versus T, मैंने लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो T इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा एक्सीलरेशन था वो 3 था, और बढ़ते 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 फाइनली ये हमारा T इक्वल्स टू 2 पर 5 पर पहुंचेगा। ये एनी हाउ रिटार्डेशन है, ध्यान देना। तो 3 से हमारा 5 तक पहुंचेगा। टू सेकेंड पर। नाउ 2 से 3 सेकेंड तक तो ये हमारा हमेशा 0 रहने वाला है, यानी 2 से 2 पर ओपन इंटरवल बना दो। 3 सेकेंड तक ये हमारा 0 रहने वाला है। एंड आफ्टर दैट इट विल बी लेफ्टवर्ड t-3, स्लोप तो वही रहेगा। एंड उसके बाद ये इस तरफ अनबाउंडेड हमारा बढ़ता रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन दोनों का जो होगा वो हमारा 1 होगा, क्योंकि इसका जो है वो t+3 है और यहां पर t-3 है। स्लोप दोनों का ही 1 है। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ्स जो है वो हमें समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास एक हॉराइजॉन्टल फ्रिक्शनलेस हॉराइजॉन्टल सरफेस पे एक बार रखा हुआ है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखे हुए हैं। बार और ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मेरा 3/4। ठीक है, मैंने बार को इस तरीके से एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया A एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉराइजॉन्टल। ठीक है, जिस तरीके से मैं दिखा रखा हूं उस तरीके से एक्सीलरेशन जो है वो मैंने प्रोवाइड किया हूं, और कोई रोटेशन नहीं है। मैंने बार को एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करवा रहा हूं विथ दैट एक्सीलरेशन A। तो सवाल ये है, जिस टाइम पे बार हमारा 40 मीटर मूव कर रहा है, ब्लॉक उस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले सवाल तो ये है, जो डज ब्लॉक स्लिप्स विथ रिस्पेक्ट टू बार, क्या ब्लॉक हमारा स्लिप करेगा विथ रिस्पेक्ट टू बार? क्योंकि इसका जवाब अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका आंसर सीधा 40 मीटर हम लिख देंगे। इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 40 मीटर लिख देंगे। दिमाग लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा डेफिनेट सी बात है, ब्लॉक भी उतना ही मूव करेगा। ये देखने के लिए लेट्स गो टू फ्रेम ऑफ बार। बार का फ्रेम पे हम एक बार के लिए चले जाते हैं। तो बार के फ्रेम में जैसे ही जाएंगे तो ये वाला ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक के ऊपर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा MA, जो कि हॉराइजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाते हैं। यहां पे नॉर्मल है, इस ब्लॉक का इसके रेस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो मेरे पास एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू F, एंड दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू μn। तो MA को हम लोग दो कंपोनेंट पे तोड़ लेते हैं, लाइक दिस एंड दिस। दिस विल बी 4MA/5 cos 37. This will be 3MA/5 sin 37. ठीक है, समझ में? सो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी, दैट नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 3MA/5।
तो फ्रिक्शन जो आ जाएगा दैट विल बी लेस देन 9 ma/20. सो ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ का जो वैल्यू है वो है 4 ma/5. तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक स्लाइड्स with respect to plank. Block slides with respect to plank. तो ये वाले ब्लॉक के ऊपर अगर हम ध्यान दें, ये वाले डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है, नेट जो हमारा लेफ्टवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी 4 ma/5 minus 9 ma/20. So that will be 16 minus 9. So that will be 7 ma/20. So जो हमारा A रिलेटिव आएगा ब्लॉक का that will be 7 a/20 towards the left. ठीक है, तो ब्लॉक का जो एक्चुअल एक्सीलरेशन होगा वो होगा 7 a/20 और A इन दोनों का वेक्टर सम. ये जो एंगल है उन दोनों के बीच में, ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल्स 37 डिग्रीज. सो ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 49 a स्क्वायर बाय 400 प्लस 2 इंटू 7 a/20 माइनस कॉस 37 4/5. तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू? a/20 बाहर ले लो, 400 प्लस 49, यहां पर 50 हो गया था तो 50 मतलब हो गया 8. ठीक है, तो ऊपर 8 जाएगा और यहां पर ऑलरेडी जो है वो है मेरा 28. तो 20 माइनस 28 इंटू 8, तो 28 इंटू 8 कितना हो जाएगा मेरे पास? 224. That will be a/20 into under root 449 minus 224 225. That will be equals to 3a/4. So that will be the acceleration with respect to ground, क्योंकि 15a/2 आ गया. अच्छा, ऐसे ब्लॉक जो आएगा दैट विल बी सिंपली हाफ इंटू 3a/4 इंटू टी स्क्वायर, और एस बार जो है दैट विल बी हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर. बट ये चीज तो हमें ऑलरेडी 40 मीटर दे रखा है, तो अगर हम ध्यान दें दिस विल बी सिंपली 3/4 इंटू एस बार. तो इसका जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा उसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 30 मीटर. ये टोटल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 30 मीटर का डिस्टेंस जो है वो हमारा ट्रैवल करेगा. ओके ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान देना. मेरे पास एक प्लैंक है ऑफ मास 1 kg जो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. उसके ऊपर दो ब्लॉक्स हैं ए और बी. ए का मास है 4 kg, बी का मास है 1 kg. ठीक है, जो हमारा ब्लॉक्स और प्लैंक है, जो प्लेटफॉर्म है, उनके बीच में फ्रिक्शन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है मेरा μs है 0.16 और μk है 0.1. मैंने अब जो इन दोनों के साथ कनेक्टेड पुली है उसके ऊपर मैंने एक फोर्स बाहर से लगाया दैट इज इक्वल्स टू F,
और मैंने देखा वो फोर्स लगाने पर प्लेटफॉर्म जो है वो मेरा टुवर्ड्स राइट एक्सिलरेट करता है विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें F का वैल्यू निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक्स निकालना है, और उसका जो रिलेटिव एक्सिलरेशन है वो उनका जो एक्सिलरेशन है ग्राउंड फ्रेम में, वो सब कुछ हमें निकालना है। ध्यान देना। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? देखो, सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, P1 बोलता हूं मैं, ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर। सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो हमारा साथ में मूव करता है। ठीक है, अच्छा, अगर सारे ब्लॉक हमारा साथ में मूव करता है तो इन दैट केस क्या है फंडा? यहां पर पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स हमारा F है, तो जो हमारा कॉमन एक्सिलरेशन होगा दैट विल बी सिंपली F by 5m। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास F by 6m, जो हमारा कॉमन एक्सिलरेशन होगा दैट विल बी x by 6m। समझ में? तो ये अगर मेरा कॉमन एक्सिलरेशन है तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, मैं m क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, पागल हो गया हूं। F by 6 kg है, सॉरी। तो F by 6 जो है वो मेरा 2 है, यानी F विल बी इक्वल्स टू 12 न्यूटन। ठीक है, तो अब मैं ब्लॉक A और B को मैं इंडिविजुअली अगर एनालाइज करूं, अच्छा, पुली क्योंकि मासलेस है तो यहां पर अगर F लग रहा है तो इन दोनों पे F by 2 लग रहा है, तो ब्लॉक A के ऊपर मेरा 3 न्यूटन लग रहा है। यहां पर पीछे हमारा फ्रिक्शन F लग रहा है, एंड जिसके कारण ऑब्वियसली ये मेरा इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। अच्छा, यहां पर जो मेरा लिमिटिंग वैल्यू है FLA दैट विल बी 0.16 इंटू 4 into 10, that will be 6.4 Newton. And I think we are pretty much safe. ठीक है, बट एक पॉसिबल प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है, जो इसका एक्सिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो नहीं सकता है। द रीजन इज प्रेटी सिंपल। अगर हम ध्यान दे, ये 3 है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बेसिकली इसको फ्रिक्शन को ऐसे लगना पड़ेगा, क्योंकि और फ्रिक्शन का वैल्यू हमारा 5 न्यूटन हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो हमारा 5 न्यूटन हो जाएगा। द रीजन बीइंग, ऑलरेडी ये 3 है और हमें चाहिए नेट फोर्स इस तरफ 8, तो फ्रिक्शन जो हमने दिखाए हैं वो तो गलत है। फ्रिक्शन हमें ऐसे होना पड़ेगा, और F का वैल्यू है 5 न्यूटन लाइक दिस, जो 6.4 न्यूटन के अंदर है। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। B को अगर मैं एनालाइज करूं तो B के ऊपर इस तरफ 3 लग रहा है, यहां पर पीछे लग रहा है फ्रिक्शन F, और ये एक्सिलरेट कर रहा है A 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अच्छा, यहां पर अगर मैं F का वैल्यू देखूं, यहां पर अगर मैं F का वैल्यू देखूं तो F का जो वैल्यू होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3 लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.6 न्यूटन। ठीक है, यहां पर हमारे पास आ जा रहा है 1.6 न्यूटन। तो 1.6 न्यूटन की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर से अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो मैं बनाऊंगा 3 - F इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन।
3 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। तो एफ जो है वो है मेरा 1 न्यूटन। ठीक है, पॉसिबल तो है। तो अब अगर मैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, सी के ऊपर, इसके ऊपर फॉरवर्ड 5 लगा है तो इसका बैकवर्ड 5 होगा इसके ऊपर यहां पे, और इसके ऊपर बैकवर्ड 1 लगा है तो इसके ऊपर फॉरवर्ड 1 लगा है। तो इसके ऊपर नेट एक्सीलरेशन जो होगा वो तो मेरा इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, जो कि बेसिकली हमारा कंट्राडिक्शन है। यानी तीनों तो हमारा साथ पे मूव कर ही नहीं सकता है, अदरवाइज यहां पर हमारा कंट्राडिक्शन आ जाएगा साफ साफ। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्वियस पॉसिबिलिटी, P2। अच्छा, ए पे जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बहुत बड़ा है, वो 6.4 है। ठीक है, तो एक बात तो निश्चित है, ए मूव करना काफी मुश्किल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ए एंड पी मूव्स टुगेदर। A and P moves together, but B slides with respect to the plank। यानी यहां का फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक हो और यहां का फ्रिक्शन जो है वो हमारा एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अब अगर मैं प्लैंक को एनालाइज करूं, अब ऐसे मतलब प्लैंक को अगर मैं पकड़ के रखता तो प्लैंक जो है वो तो हमारा धीरे धीरे मूव करेगा, बी जो है वो तेजी से आगे की तरफ भागेगा, तो बी के ऊपर बैकवर्ड फ्रिक्शन लगेगा, तो बी पलट के इसके ऊपर मेरा एक राइटवर्ड फ्रिक्शन लगाने वाला है, और वो राइटवर्ड फ्रिक्शन का जो वैल्यू है यहां पर तो हमारा काइनेटिक हो जाएगा ड्यू टू बी 0.1 इंटू 1 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। और इसका एक्सीलरेशन जो है वो बोला है जो टुवर्ड्स राइट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दूसरा जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी तो हमारा इसी तरफ लग रहा है F, वो भी तो हमारा इसी तरफ लग रहा है F। तभी तो हम लिख सकते हैं ये फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक है, तो Fs जो होगा दैट विल Fs प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू a। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है A और प्लैंक के बीच में, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1 न्यूटन। सो अब अगर मैं A को एनालाइज करूं तो यहां पर जो हमारा धागे पे लग रहा है टेंशन T, ऑब्वियसली बात है यहां पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज 1 न्यूटन, दैट इज वेल इनसाइड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 6.4 न्यूटन। और जिस कारण पे ये A जो है वो इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, सो T माइनस 1 विल बी 8, यानी T विल बी सिंपली इक्वल्स टू 9 न्यूटन। अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक्स वो तो मैंने निकाल दिया हूं। ए का एक्सीलरेशन आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एफ कैसे आएगा? अच्छा ऑब्वियसली बात है ये दोनों धागे में टेंशन इक्वल होगा, ये टी है तो ये टी है, तो ऑब्वियसली बात है एफ जो होगा, वरना पुली जो है वो मासलेस, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो फोर्स जो हम लगा रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन। यानी हमारा जो फोर्स अप्लाइड है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू 18 न्यूटन।
ए और बी दोनों के बी ऊपर 1 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ए का एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बस अब बी का एक्सीलरेशन निकालना है, ये ए था। अब मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे के डायरेक्शन में 1 न्यूटन लग रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन फॉरवर्ड जो है वो है हमारा ए बी। तो मैं लिख सकता हूं 9 - 1 equals to 1 into AB. तो AB will simply come out to be 8 meter per second square towards the right. So the second possibility is correct, that A and P, they move together and B slides with respect to P. And that is the analysis. पहले मैंने एक बार ट्राई कर लिया तीनों को साथ में मूव कराने का, इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट हो गया है, कंट्राडिक्शन आ गया है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी हमने, जो थोड़ा जेन्युइन पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि ए का लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो ए और पी को मैंने साथ में मूव करा दिया और बी को मैंने पी के रेस्पेक्ट में स्लाइड करवा दिया। अच्छा प्लीज दूसरा केस ट्राई मत करना जहां पर बी जो है वो स्टेशनरी हो और ए हमारा स्लाइड करे। इट्स नॉट इवन पॉसिबल। ए का मास ज्यादा होने के कारण लिमिटिंग फ्रिक्शन डेफिनेटली ए पे ज्यादा है। ठीक है, हाँ एक पॉसिबिलिटी ये था जो तीनों स्लाइड करे रिलेटिव में, दैट्स डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। यहां पर नहीं होता तो हम लास्ट में करते जो तीनों इंडिविजुअली हमारा स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते। बट जो वो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो मत ही लो, जो ए जो है वो स्लाइड कर रहा है लेकिन बी पी के साथ मूव कर रहा है, दैट इज नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इक्वल है। ठीक है, और बी का मास हमारा डेफिनेटली कम है, फोर्सेस भी ए और बी में सेम ही लग रहा है। इट्स नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी।